गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बूंद। अब पहली बूंद, ओके, ये एक कविता है और कविता को लयबद्ध होके गाया जाता है। चलिए हम लोग साथ में गाते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। मतलब पावस मतलब बरसात की ऋतु या जो बारिश का जो रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन, उसे कहते हैं पावस। पावस मतलब बारिश का पहला दिन वो था जब पहली बूंद धरा पर आई, धरती पर पहली बूंद आई। धरा मतलब धरती। अंकुर फूट पड़ा धरती से, धरती से जितने भी सूखे पेड़ पौधे थे सबसे अंकुर फूट पड़ा। नवजीवन की ले अंगड़ाई, और नए नए जब अंकुर फूटा, नए नए पेड़ पौधों ने अंगड़ाई ली, मतलब वो स्टार्ट हुए जन्म। धरती के सूखे अधरू पर, अधरू मतलब होंठों पर, गिरी बूंद अमृत सी आकर। ऐसा लगा धरती की जो प्यास थी उस पे एक अमृत सी बूंद आकर गिर गई, पानी रूपी अमृत की बूंद। वसुंधरा, वसुंधरा मतलब भी पृथ्वी की रोमावली सी, रोमावली मतलब हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। और जो हरी धूप थी, जैसे धूप देखिए, धूप एक घास होती है ना, तो वो जो धूप थी वो धरा पर पहली बूंद, जैसी धरा पर पहली बूंद पड़ी बारिश के मौसम में, पावस के प्रथम दिवस में, तो वो धूप भी हल्की सी मुस्काने लगी, ऊपर को आने लगी। ठीक है। आसमान में उड़ता सागर। ओ, आसमान में उड़ता सागर कौन हुआ? चलिए पढ़ते। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल, धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। अच्छा, जो बादलों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? उड़ते सागर से की गई। सागर मतलब जिसमें बहुत सारा समुद्र, जिसमें बहुत सारा पानी होता है ना, तो बादलों की कल्पना ऐसे की है कि बादल समुद्र हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और ऐसा लग रहा है कि बादल जब बिजली कड़क रही है तो बादल के किनारे किनारे पे स्वर्णिम मतलब सोने के उसने पर लगा लिए हैं, पंख लगा लिए हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, और जोर जोर से जब वो घड़म घड़म की आवाज़ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, और बादल ऐसा लग रहा है कि जो धरती में जो नया जीवन आया है, नए पेड़ पौधे आए हैं, ये उसकी तरुणाई है, खुशी है। पहली बूंद धरा पर आई, और जब धरा पर पहली बूंद आई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पहली बूंद, बच्चे कितने खुश हैं, चिड़िया सब लोग अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं ना। नेक्स्ट पेज में आइए। नीले नैनु सायो अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब देखिए, नीले नैनु सायो अंबर, अंबर मतलब आकाश की तुलना नीले नैनु से की गई, जिसकी आंखें नीली हैं। काली पुतली से ये जलधर मतलब बादल। अब जो आँखों के अंदर जो काले पुतली होती है उसको बादल माना गया है, और जो जो आँख के अंदर का जो वाइट कलर का, जैसे नॉर्मल इंसान का जो वाइट कलर का भाग होता है उसको नीला कहा गया है, और आकाश से उसकी तुलना की गई है। और जो काली पुतली होती है उसको बादल के समान उसकी तुलना की गई है। करुण विगलित अश्रु बहाकर, ऐसा लग रहा है कि बहुत दया से, दुख से आंसू बहा, अश्रु मतलब आंसू बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की जो चिर मतलब बहुत लंबे समय से जो प्यासी चल रही थी धरती, उसकी प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, अब जो ये बूढ़ी धरती थी वो बिल्कुल हरी भरी हो गई है, बनने को फिर ललचाई, हरी भरी बनने के लिए इसके मन में फिर से एक उमंग जागी, उम्मीद जागी, एक लालच जाग गया। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आई, कब आई पहली बूंद? पावस के प्रथम दिवस पर, मतलब जब बरसात का पहला दिन था। और इस कविता के लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। ओके, इस कविता के लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। और आगे आइए, कवि का परिचय। धरती के सूखे अधरू पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल का जन्म 1923 और इनका जो मृत्यु है वो 1907 में हो गई थी। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतु से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वो कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है, इसमें कुछ शब्द आए गए हैं, देखिए मैं बता देती हूँ।
अद्भुत मतलब बहुत आश्चर्यजनक। बाल साहित्यकार, बाल साहित्य मतलब जो बच्चों के मतलब मनोविज्ञान पे आधारित जिन्होंने कुछ लिखा, जो साहित्यकार उन्हें उनको बाल साहित्यकार कहते हैं। ठीक है। मनोरम मतलब सुंदर। ओके। मनोरम का मतलब होता है सुंदर। अब एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा कहते हैं, देश हमें सब कुछ देता है, देश हमें सब कुछ देता है, देश हमें नागरिकता देता है कि हम भारत के नागरिक हैं। देश हमें हमें अच्छी हवा देता है, अच्छे पानी देता है, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। और हमारा जो भारत देश है वो तो हमें एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी देता है ना। लेकिन वो कवि ये कह रहा है कि बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या देंगे जब हम बड़े हो जाएंगे अपने देश को। हमें भी तो अपने देश को कुछ देना पड़ेगा। और देंगे हम तब जब हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे, तभी तो हम कुछ दे पाएंगे अपने देश को, है ना। तो कवि ये कहते हैं इन पंक्तियों में। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज में पाठ से। अब पाठ से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम उनको कर लेते हैं। मैं एक एक करके आपको ब्रीफली बताती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कविता में नवजीवन ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बताइए। बादल के लिए, बूंद के लिए, अंकुर के लिए, पावस के। अंकुर मतलब पेड़ पौधों से निकलने वाले जो नए नए पत्ते हैं उनको कहा गया। तो जाहिर सी बात है अंकुर के लिए बताया गया है ना। सेकंड देखिए, नीले नयनुसा अंबर काली पुतली से जलधर। काली पुतली किसको कहा गया है, जाहिर सी बात है बादल को कहा गया है। ओके। तो आप लोग यहाँ पे स्टार बनाइए और कलर भी कर सकते हैं ये से स्टार में। ठीक है। पेंसिल कलर करिएगा। और जब कभी भी आप पेपर में अपनी नोटबुक में और बुक में कभी भी कलर का यूज़ करें तो हमेशा पेंसिल कलर का यूज़ करें, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं होती बैक साइड पे ना। खौ देखिए, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। ये चर्चा करने की बात क्या है इसमें, मतलब आप इसमें कवि ने समझाया गया है अपनी कविता में, आप चर्चा भी कर सकते हैं। मिलान करिए। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में से कुछ शब्द रेखांकित है। रेखांकित मतलब रेखा के साथ अंकित। जैसे ये शब्द है, इसको रेखांकित शब्द कहते हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्द के भावार्थ दिए गए। भाव के साथ अर्थ को भावार्थ कहते हैं। इनका मिलान कीजिए। आसमान में उड़ता सागर, अभी मैंने बताया आसमान में उड़ते सागर कौन है, बादल हैं। बजा ढोल नगाड़े मतलब जो गर्जना कर ले। नीले नैनु सा अंबर आकाश, रोमावली सी मतलब धूप। ठीक है। अब रोमावली सी मतलब बहुत पतली पतली रोमे, जो हमारे स्किन पे जो पतले पतले से हेयर होते हैं ना, उसकी कल्पना धूप से करी गई है। धूप भी जब पावस के प्रथम दिवस की जब बूंद धरती पर पड़ी पावस के प्रथम दिवस पर, तो धूप भी हल्की हल्की सी ऐसे दिखने लगी, पतली पतली सी। तो उससे इसकी कल्पना की गई है। कल्पना मतलब इमेजिंग, सिमिलरिटीज की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। अब यहाँ पे पंक्तियों पर चर्चा करनी है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। अब आसमान में उड़ता सागर मतलब क्या है, बादलों से, बादल हैं। बादल, कवि ने उड़ता सागर किसको क्या, बादलों को। और लगा स्वर्णिम बिजलियों के पर, अब जो उस बिजली चमक रही है वो ऐसा लगा रहा है, स्वर्णिम मतलब सोने के पंख किसने लगाए हैं, बादलों ने लगाए हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं और घड़म घड़म करके लोगों को जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, और बादल धरती में एक नया जीवन लेके आई है। सेकंड स्टैंजा देखिए, नीले नयनु साय हो अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नयनु सांबर मतलब आकाश, काली पुतली से ये जलधर मतलब बादल। करुणा विगलित अश्रु बहाकर मतलब बहुत दया से, दुख से अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इन्होंने बहुत मुश्किल से, करुणा विगलित अश्रु के साथ मतलब बहुत दया करके, बहुत दुख के साथ धरती की चिर प्यास बुझाई। क्योंकि जब धरती प्यासी थी तो धरती को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा ना तब। सोचिए और विचार, सोच और विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है।
अब बारिश की पहली बूँद से कैसे आपको अंदाज़ा आ रहा है कि धरती खुश हो गई है, क्योंकि धरती ने अभी नए-नए जो अंकुर हो गए, उसके जो नए-नए पेड़ थे ना, नए-नए जो बीज उसकी धरती पे उसके गर्भ में छुपे हुए थे ज़मीन के अंदर, तो उनने नया-नया जीवन ले लिया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि धरती क्या है, बहुत खुश है और फिर से शस्य श्यामला बनाने को इस धरती को तैयार है। ठीक है ना? इससे हमें पता चल रहा है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान आकाश को गया है आँख की पुतली। कविता की रचना आसमान में उड़ता सागर लगा वीजड़ियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आसमान में मतलब समुद्र उड़े। क्या ऐसा संभव है? नो, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। लेकिन जब कभी भी कोई भी राइटर या लेखक लिखते हैं तो वो ऐसे ही कुछ काल्पनिक चीज़ें भी लिख देते हैं, जिससे उनकी कविता में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए सबको ना, थोड़ा लोगों को अच्छा लगे उनकी कविता सुनना। जैसे अगर मैं कहूँ कि आसमान, अब यहाँ पे क्या है, जनरली एक सिंपल सी बात हो रही है, पावस के प्रथम दिवस की बात हो रही है ना, लेकिन कवि ने कितनी कल्पनाएं कर दी देखो। आसमान नीले नैनू सांबर, है ना, ऐसा लग रहा है कि अंबर क्या है, नीले नैनू जैसा है ना, और उसमें जलधर क्या है, काली पुतली के समान है, और आसमान में उड़ता सागर, है ना, बादलों को उड़ता सागर कह दिया। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कितनी बड़ी बात हो गई है जब बारिश पहली बार आई, है ना। तो इस तरह से कवि लिखते हैं, अपने साहित्य में चमत्कार प्रकट करने के लिए वो इस तरह की कल्पना या भावार्थों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। अब कई बार ऐसा होता है, हर मतलब लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में शब्द एक जैसा होता है, उसकी स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट, आप फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति भी फूट डालो राज करो थी। अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। फूट कहाँ डालनी है, भारतीयों के बीच में फूट डालो और अपना राज करते रहो। अंग्रेजों की ये नीति थी। बाद में जब भारतीय लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तो उनको इस नीति का पता चल गया अंग्रेजों की, और फिर उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, और हमें ये आज़ादी बहुत ज़्यादा लोगों के बलिदानों से मिली है। हमें ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये भी भाषा में अक्सर ऐसा होता है, अनेक शब्दों के लिए केवल क्या होता है, एक शब्द होता है। नीले नैनू सायो अंबर काली पुतली से, ये जलधर। कविता में इस पंक्ति में जलधर शब्द है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल प्लस धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। अब जलधर का अर्थ यहाँ पे बादल भी हो सकता है और समुद्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि काली पुतली से जलधर, मतलब आंखों के अंदर, मतलब आसमान, आसमान को नीले नैनू सा अंबर कहा गया है ना। अब आसमान की तुलना जाहिर सी बात है अगर नीले नैनू से की गई है, तो उसके आगे जो काली पुतलियां हैं उसके अंदर, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर बादल ही होंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे बहुत बारीकी से समझनी। यहाँ पर समुद्र नहीं होंगे उसके अंदर काली पुतली ना, क्योंकि आसमान की बात हो रही। तो हालांकि समुद्र का अर्थ भी जलधर है, बादल का अर्थ भी जलधर है। ये हमें अपनी समझ से रखना है कि हमें यहाँ पर इस शब्द का कौन सा वाला अर्थ हमें यहाँ पर लेना है ना। अर्थ तो उसके दोनों सेम है, और दोनों सेम नहीं है, सॉरी, दोनों अलग अलग अर्थ हैं और दोनों अर्थ सही हैं अपनी जगह पे। अब ये समझने वाली बात है कि हम किस स्थान पे कैसे अर्थ को लेंगे। ठीक है, जैसे फूट शब्द आए हैं, फूट, जैसे अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो शासन करो। अब एक और फूट, जैसे अंकुर फूट पड़ा, मतलब अच्छे अच्छे भाव में है ना, अंकुर फूट पड़ा, खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पे फूट डालो राज करो, ये तो एक मतलब नेगेटिव बात है ना। तो फूट का भी अपना अपना अर्थ है, तो हम उसको अर्थ के अकॉर्डिंग समझेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, जलधर का शाब्दिक अर्थ है जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र या बादल है। अब जाहिर सी बात है, ये हमारी अपनी समझ है और वाक्य के अकॉर्डिंग ही हम उसका अर्थ समझेंगे। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर्म से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। अब बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। देखिए, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजिए। अब क्या प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, देखते हैं। चलिए, ये देखिए, अब प्रश्नों के उत्तर क्या खोजने हैं हमने। देखिए, कौ एक प्रकार का वाद्य यंत्र। अब एक प्रकार का वाद्य यंत्र, नगाड़ा दिख रहा है यहाँ पर हमको। आप लोग भी खोजिए। आंखों के लिए एक शब्द, आंखों के लिए कोई शब्द, नयन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला सिंपल सी बात है, जलधर, ये पहले भी है। एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास, धूप। नेक्स्ट देखिए, आंसू का समानार्थी, अश्रु। नेक्स्ट देखिए, आसमान का समानार्थी, आसमान के समान अर्थ वाला, अंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे आइए। तो अब हमने ये शब्द यहाँ लिखने हैं, ठीक है, यहाँ लिख ले, यहाँ आप लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पाठ से आगे। अब पाठ से आगे की भी कुछ बातें बताई गई हैं आपको, और ध्यान से सुनिएगा। आपकी बात, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, बताइए। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। अब बहुत सारे लोग तो बारिश आने पर खुश हो जाते होंगे, लेकिन जिनको बारिश आने पर स्कूल आने में दिक्कत होती है, अपने काम करने में दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा सा बारिश आने पर अच्छा नहीं लगता होगा ना। हम्म। नेक्स्ट देखिए, समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के भिन्न माध्यमों के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे, कभी या भीषण ठंड के से समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। देखिए, संवाददाता मतलब जो पत्रकार होते हैं उनको संवाददाता कहते हैं, ठीक है। संवाद मतलब बातचीत करना, और जो हमें, अब ये यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आप भी संवाददाता बन सकते हैं। अब संवाददाता आप कैसे बनेंगे, जाहिर सी बात है, किसी संबंध पे, आप किसी टॉपिक पे समाचार लिखेंगे तभी संवाददाता बनेंगे ना। देखिए, क्या है टॉपिक। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप लोग सब लोग प्रिपेयर करके कल अपनी अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को जरूर करिएगा। और आंखों देखा हाल, आंखों से देखा हुआ हाल, जो आपने अपनी आंखों से देखा है उसी को आपने न्यूज़ में बताना है। ये नहीं कि किसी और का कहीं से सुना सुनाया नहीं, जो आपने देखा है वही बताना है, ठीक है। सृजन, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। देखिए, ये देखिए, जमीन, ये सूखी सूखी सी जमीन पे थोड़ा नए नए पेड़ पौधे आने लगे, और ये कितना अच्छा फूल खिला है ना, और हरा भरा सा एक पेड़ हो गया। हम्म। तो ये कह रहे हैं, इसे एक नाम दीजिए। क्या नाम देंगे? प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, या प्रकृति के रंग, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, धपली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली, दूसरी की मोटी होती है। हाँ, ये नगाड़े आपने देखे ही होंगे, नगाड़ा बजाया जाता है। कई बार इसमें दो नगाड़ों को भी बजाया जाता है, लेकिन दोनों की ध्वनि में थोड़ा अंतर होता है। खोजबीन के लिए, आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह पर उस पर चर्चा करें। आप लोग भी बताइए, आप लोग के वहाँ जब उत्सव होते हैं या कोई त्यौहार होता है, तीज त्यौहार, तो कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र तो बहुत कॉमन सा है पूरे भारत में, ढोलक, है ना। कोई भी अगर छोटा मोटा त्यौहार हो, कोई बड़ा उत्सव हो, तो ढोलक तो ज़रूर बजाया जाता है, ठीक है।
आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतु को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं जिससे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए, उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए, इसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। अब आपका ये होमवर्क है, आप यहाँ पर एक प्यारा सा इंद्रधनुष बनाइए। ठीक है, आप ऐसे एक प्यारा सा इंद्रधनुष बनाइए और उस पे एक सुंदर सी छोटी सी कविता लिखिए और इसमें प्यारे प्यारे से रंग भरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। झरोके से, झरोके मतलब खिड़की, एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी सोचने फिर वही यही मन में लगी आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। घर मतलब आसमान में बूंदों का घर होगा, फिर वो धरती की ओर बढ़ रही होगी ना। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का स्वागत है और मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।